We are taking chapter number 3, atoms and molecule. This is lecture number 2. In this chapter we are taking laws of chemical combination. So यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, एक लेवोजियर एंड दूसरे थे जोसेफ एल प्राउस्ट नाम के. इन्होंने दो लॉज दिए थे. पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा वाला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इन लॉज को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो लॉ दिया गया है ये मास के कंजर्वेशन पे बेस्ड है. सो इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. मतलब यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मासेस लॉस्ट नहीं होते. जैसे एग्जांपल एक यहाँ दिया है, देखो ये CH4O2, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्मेशन हो रहा है CO2 एंड H2O का. लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है इसमें यदि ध्यान दें तो एक मॉलिक्यूल CH4 का है और यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल O2 के हैं. इसका मतलब इसका जो मास होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे CH4 के नीचे जो लिखा है 16 ग्राम लिखा हुआ है और O2 के नीचे यहाँ पे 2 × 32 ग्राम लिखा है. ठीक है, इनको यदि हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 32 हो गया 64 प्लस 16 किया हमने तो टोटल हो गया 80. ऐसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 ग्राम है एंड H2O कितना प्रेजेंट है, यह है 2 × 18. 2 × 18 कितना होता है 36. इसमें हम 44 प्लस करेंगे तो टोटल हो गया 80. तो इस तरह से टोटल यहाँ पे जितने भी हैं इनका 80 ग्राम, उतना ही 80 ग्राम का हमको प्रोडक्ट मिलेगा. तो जितने रिएक्शन करते हैं उतना ही ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं. इसका मतलब इसमें जो मास है 80 ग्राम का वो कैसा है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होता. ठीक है, इसमें आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप इसमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं. जैसे कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट का या तो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट का, और तीसरा लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड का ले सकते हैं. अब इसको करना क्या है, यहाँ पे एक बीकर लिया गया है और इसमें से ये जो हमारे 3 कॉम्बिनेशन इनमें से कोई सा भी ले ले. जैसे मान लीजिए मैंने लिया सेकंड वाला बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. तो इसमें जो Y है मतलब कौन सा, सोडियम सल्फेट, उस Y को क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रिपेयर सेपरेटली 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेज लिस्टेड अंडर X एंड Y. ठीक है, इन वाटर. टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ Y इन अ कोनिकल फ्लास्क. कोनिकल फ्लास्क ये दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल वाला. इस कोनिकल फ्लास्क में हमको क्या लेना है, Y लेना है. तो हमने यहाँ Y क्या लिया है, सोडियम सल्फेट. अब X इन एन इग्निशन ट्यूब, ये छोटी सी ट्यूब दिख रही है आपको, इस छोटी सी, ये देखिए ये यहाँ पे ये जो छोटी सी ट्यूब दिख रही है, ये छोटी सी ट्यूब क्या रहती है, जो स्मॉल इसके नीचे वाला इग्निशन ट्यूब लिखा हुआ है, इसमें हमने लिया है X. अब इसके बाद हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क. फ्लास्क में इसको लटका देना है. सी दैट द सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स. आपस में ये मिक्स नहीं हो, ऐसा ध्यान रखना है. ठीक है, तो पहले हमने इसको सोल्यूशन को मिला दिया. अब इसके बाद में क्या करते हैं, वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली. अब हम पूरे फ्लास्क का वेट लेते हैं. नाउ टिल्ट एंड स्वेल्ड द फ्लास्क सो दैट द सोल्यूशन X एंड Y गेट मिक्सड. अब दोनों को मिक्स किया जाता है थोड़ा सा उसको झुका करके. तो क्या होगा कि दोनों का आपस में रिएक्शन होगा. वे अगेन, जब रिएक्शन हो जाता है प्रोडक्ट बन जाते हैं तो फिर एक बार फिर से उसको वे करना है. व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क. रिएक्शन फ्लास्क में हुआ क्या है, रिएक्शन हुई है. डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस. वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क. कॉर्क क्यों लगाते हैं, क्योंकि यदि वहाँ पे कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो वो बाहर नहीं निकल पाती. ठीक, क्योंकि गैस का भी अपना कुछ वेट होता है. डज द मास ऑफ फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज. क्या मास तो चेंज नहीं होता बेटा, क्योंकि मास का ही कंजर्वेशन हो रहा है. लेकिन हाँ, कंटेंट चेंज हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि उनका आपस में रिएक्शन हो चुका है. तो इस तरह से फर्स्ट लॉ. नाउ सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये फिर से अगेन वही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि दे हैव बीन नोटिस दैट मैनी कंपाउंड्स वेयर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड, कुछ क्या सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं. एंड ईच सच कंपाउंड हैड सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन. अब इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे बताया. जैसे मान लीजिए दिया है इन एक कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, जैसे मान लो है वाटर. सबको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. ठीक है,
H2O मतलब H कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स, एंड O के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब O कितने टाइम है, 1 टाइम। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। मतलब पानी कहीं से भी लिया जाए, लेकिन जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है वो कितना रहेगा, 1:8 रहेगा। मतलब 1 पोर्शन हाइड्रोजन का और 8 पोर्शन ऑक्सीजन का रहेगा। Thus, if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are already obtained. मतलब यदि हम वाटर को डिकम्पोज कर दें, किसी तरह से उसको ब्रेक कर दें, तो हमको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। तो उल्टा हो गया। अब ये देखो, ठीक है, पहले क्या हो रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके वाटर बना रहे थे। अब यहाँ वाटर को ब्रेक किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही दूसरा होता है अमोनिया। ये इसका फॉर्मूला होता है NH3। तो N के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक एटम प्रेजेंट है, H के नीचे 3 है, इसका मतलब इसके 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से इसका टोटल रेशियो होता है 14:3। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे H2 एंड O दोनों मिलके बनाते हैं H2O। नीचे वाली तरफ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब H के 2 पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर के ऑक्सीजन का एक कंबाइन होता है और ये H2O फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेट करता है। तो कोई भी फॉर्मेशन जब होता है, कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें फिक्स रेशो में एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट होते हैं। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेटेड बाय प्राउस्ट, जैसे इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद थर्ड आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो 2 लॉज दिए गए थे, इसके बेस पर डाल्टन ने बताया कि एक्चुअली मैटर है क्या। तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। मतलब मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है और इनको हम क्या कहते हैं, एटम। एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये जो एटम होते हैं इनको किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन थर्ड, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब जितने भी एक एलिमेंट के जितने एटम्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 9th A, तो 9th A क्लास मतलब कि हमने वहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हाँ 9th A मतलब वहाँ के जितने भी स्टूडेंट सारे 9th A के रहेंगे। ऐसे ही एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, किसमें, उनके मास में और केमिकल प्रॉपर्टी में। ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके अलग अलग मासेस और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मतलब यदि मान लो मैंने 9th का एक स्टूडेंट ले लिया और 10th का ले लिया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। ऐसे ही एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जो रहते हैं उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। नंबर 5, एटम्स कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। कभी भी कंपाउंड बनाने के लिए ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में कंबाइन हो गए। जैसे H2 का 2 एटम और O का 1 एटम आपस में कंबाइन हो रहा था होल नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। मतलब जितने भी नंबर्स हैं और जितने भी टाइप्स हैं वो एक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने में फिक्स रहते हैं। जैसे H2O बोले तो वाटर, लेकिन यदि उसमें मैंने एक ऑक्सीजन का आइटम ज़्यादा जोड़ दिया, मतलब H2O2 कर दिया, तो वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे लॉज आपको बताए गए हैं। इन 3 लॉ पर में हमने यहाँ पे असाइनमेंट दिया है। इस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है और ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है आपको फेयर कॉपी में। और इसके अलावा मैं एक PDF भी भेज रही हूँ जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। उस PDF के क्वेश्चन को आपको फेयर कॉपी में अपने आप करना है, ठीक, ओके।